नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। साथियों, बात होगी नेपाल पर। जुलाई 2024 में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली कुल 13 महीने सत्ता में रहे। इन 13 महीनों में वे एक बार भी भारत नहीं आए। नेपाल की अस्थिरता को बांग्लादेश से जोड़ने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों के बीच एक भारतीय कड़ी है। उनका नाम है गौतम अडानी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार से वह पावर बेचने की डील कर रहे थे, तो नेपाल में वहाँ इंफ्रा में पैसा लगा रहे थे। ओली की कम्युनिस्ट सरकार को अडानी ने खरीद रखा है। बहुत बड़ा ये वहाँ की जनता का आरोप है। अपने 13 माह के राज में ओली ने न सिर्फ अडानी बल्कि उसके जैसे कुछ और भी घूसखोर लुटेरों को दोस्त बनाया। नतीजा, ओली की कम्युनिस्ट पार्टी और समर्थन दे रही नेपाली कांग्रेस दोनों के नेता और चापलूस अफसर मालामाल हुए। नेपाल में अडानी चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन वहाँ के युवाओं को सारा सच पता चल रहा था। नेपाल का संकट असल में गौतम अडानी जैसे लालाओं का खड़ा किया गया है, जिसने एक और देश के लोकतंत्र को डुबा दिया। जानते हैं क्यों? नेपाल का मीडिया भारत की तरफ बिका हुआ नहीं है, वह सच बताता है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के अनुसार यहाँ से हर दिन औसतन 2200 लोग खाड़ी देशों के अलावा मलेशिया और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। 40 लाख नेपाली घर में पैसा भेजते हैं, जो देश की जीडीपी का समथिंग, जहाँ तक मुझे याद है, 28% है। दूसरी आमदनी खेती है, जो जीडीपी लगभग 25% समथिंग है, और टूरिज्म से वहाँ 7-8% की इनकम होती है। यह पैसा करप्शन के गर्त में जाना 15-20 साल के युवाओं को मंजूर नहीं था, खासकर तब जबकि वे हारतोड़ मेहनत के बावजूद गरीब हो रहे थे और नेता और अफसर 5 स्टार होटलों की यात्रा कर रहे थे। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि भारत में भी यही हालात होने के बाद भी मीडिया सच नहीं दिखाता है। अगर आप IT एक्ट 2000 को ले लें तो सत्ता कभी भी किसी चैनल ब्लॉग को बंद कर सकती है, लोगों को जेल भेज सकती है, सच बताने वालों पर FIR हो जाती है। उसका उदाहरण मैं हूं कि मेरे खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं को कोई फिक्र नहीं होती। वे सोशल मीडिया पर उपलब्ध झूठे, अश्लील और दुष्प्रचार के कंटेंट से खुश हैं। नेपाल में 17 साल में यह 14वीं बार सरकार पलटी है। क्या प्रचंड, क्या देउबा और क्या ओली, देश एक के बाद एक जन आंदोलनों का शिकार हो रहा है। बिना किसी ठोस वैचारिक रोड मैप के सिर्फ सत्ता के लिए हुए इस आंदोलनों का नतीजा वही निकला जो भारत में आम आदमी पार्टी का हुआ। सत्ता में करप्शन, भाई भतीजावाद और घूसखोरी के सिस्टम ने नौकरशाही को मालामाल किया। आज लोग उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की का उभार देखे तो पॉपुलिस्ट नेता ऐसे ही आंदोलनों से आता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि कोई संगठन नहीं होता और ना ही कोई विचारधारा होती है। कई बार भीड़ के आगे आने से जो नेतृत्व पैदा होता है, उससे बहुत परिवर्तन की उम्मीद करना खतरे से भी खाली नहीं है। अब काठमांडू के मेयर बालेन शाह से लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि वे इस मेयर से इस्तीफा देकर देश की बागडोर संभालें। लेकिन नेपाल का इतिहास तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक मजबूत विचारधारा के साथ सबको साथ लेकर चलने वाला कोई नेता, अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं मिलेगा, तब तक नेपाल का भविष्य नहीं बदल सकता है। लिहाजा जो भी हो, नेपाल की सत्ता संभालेगा वह अमेरिका का पिट्ठू ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं पप्पू कुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। सबको प्रणाम। धन्यवाद।